मैडम समिता साल्वे जी, आप सीनियर लीगल कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। मैडम अन्ना प्रिया, एसोसिएट लीगल, सेंटर फॉर WTO स्टडीज। श्री सुब्राजीत गोस्वामी, प्रोग्राम ऑफिसर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहयोगी, सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, लीगल फ्रेटर्निटी के सदस्यों, पर्यावरण विशेषज्ञों और देश भर से हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को सादर नमस्कार। एनवायरमेंटल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस और राइट्स, रेमेडीज एंड सिटीजन एक्शन अर्थात पर्यावरणीय न्याय, अधिकारों, कानूनी उपचारों एवं नागरिक सहभागिता पर विधिक जागरूकता विषय पर आयोजित आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि हर साल की तरह इस साल भी हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। अंडर द थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, the initiative emphasizes that nature is not optional, it is central to climate resilience and our collective future. The Department of Justice में हमने इस विषय पर यह वेबिनार आयोजित करने का निर्णय लिया था। पर्यावरण पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन का आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और भोजन उगाने के लिए मिट्टी देता है। जीवित रहने के अलावा हेल्दी इकोसिस्टम जलवायु को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आपका जो लोगो है उस पे भी कुछ ऐसे लिखा है, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ सी इज प्रोटेक्टेड। यानी यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। यह वेबिनार न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की दिशा स्कीम यानी डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस के लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। दिशा स्कीम का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए लीगल अवेयरनेस को बढ़ावा देना और न्याय तक पहुंच को मजबूत करना है, ताकि नागरिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। टेली लॉ के माध्यम से नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर, टेली लॉ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14454 और टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुकदमे से पहले फ्री लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। न्याय बंधु प्रोबोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम कानूनी पेशेवरों को जरूरतमंदों को स्वेच्छा से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करके न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देता है। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कानूनी अधिकारों, हकदारियों और ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करके इन प्रयासों को पूरा करता है। पर्यावरण संरक्षण मात्र नीतिगत उद्देश्य नहीं है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसकी व्याख्या न्यायालयों द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के रूप में की गई है। आज नागरिकों को वायु और जल प्रदूषण, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरे सहित कई पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रायः कमजोर समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं और इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। आज के वेबिनार का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जनता की समझ को बढ़ाना, उपलब्ध कानूनी उपायों और शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से बहुमूल्य विचार प्राप्त होंगे, कानूनी जागरूकता मजबूत होगी और सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रेरणा मिलेगी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं औपचारिक रूप से इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, sir. Before I introduce our the panelists today for in this environmental justice topic, I would like to set the record straight why we have called for this webinar. Though sir has already elucidated the reasons why this topic is so significant for us, especially in this month. Otherwise, also we know that environmental justice is something which is a part of common good. You know, it concerns all of us. इसकी कोई सीमाएं नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होता. You know, it concerns the entire globe these days. So the environmental laws which are in place, they are not only safeguarding the public health, they also provide us avenues to fight for our local rights, because many of our जीविकोपार्जन के जो हमारे साधन हैं वो environment से कहीं ना कहीं बहुत ही closely जुड़े हुए हैं. तो हम शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन गांव में जो हमारी आज भी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो आज आदिवासी जन हैं, उनकी पूरी जीविका जो है इससे जुड़ी हुई है. तो कहीं ना कहीं हमारा रोज़ का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हमारे हर कदम से उससे इफेक्ट होता है. तो इस संदर्भ में इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस आज के डेट में है. और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एनवायरमेंटल लॉज आज हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो फ्रेमवर्क है हमारा, उसका कहीं ना कहीं स्रोत हम देखेंगे तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से ज़्यादा इस टॉपिक का रेलेवेंस काफ़ी बढ़ गया है. जिस समय उस त्रासदी में काफ़ी लोगों की जनसंख्या में काफ़ी लोगों की हादसे में मौत भी हुई, और उसके प्रभाव कई दशकों तक, कई जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज भी देखे जा रहे हैं. तो जो फ्रेमवर्क आज एग्जिस्ट करता है, इसका आई थिंक 1976 के बाद से ज़्यादा आई थिंक हमारे जो DPSP में भी इसका आना, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्लस कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी ने भी इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव रोल अपनाया, और आर्टिकल 21 का काफ़ी लिबरल इस्तेमाल करते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से इसको काफ़ी क्लोजली जोड़ा गया. वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे 48A, 51AG, 253, 246 और इसके अलावा और भी हैं. बट आर्टिकल 21 हैज़ बीन द लिबरेटर. आई थिंक उसने काफ़ी दरवाजे खोले जहाँ की प्रकृति और एनवायरनमेंट जो है कि लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गई, उसको अलग से नहीं. अब तो हम आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कनाडा में ट्रीज़ के भी राइट्स की बात करने लगे हैं. मतलब आई मीन द ट्रीज़ हैव देयर ओन, दे आर कंसिडर्ड एज लीगल सिटीजन्स, एंड देयर कनाडा में किसी स्मॉल विलेज में किसी ने ट्रीज़ के भी राइट्स की बात कही है. आई थिंक किसी हिल स्टेट में भी रिसेंटली, उत्तराखंड में भी नदियों को भी एक वो दिया गया, एक लीगल स्टेटस दिया गया. तो मतलब कहीं ना कहीं ये विषय जो है हमारे रोज़ का एक बज़वर्ड, जैसे AI इज़ द बज़वर्ड, सो एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो द बज़वर्ड. एंड जिस तरह से सारी दुनिया में सारे तरफ युद्ध की घोषणा चल रही है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, और वो जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, दे डोंट हैव एनी बाउंड्रीज. अगर सोचा जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी है ये. मतलब जान जो जा रही है, जो जान और माल का नुकसान जो हो रहा है, पर वो जो शिप्स डूब रहे हैं हमारे समुद्रों में, या जो केमिकल्स बमबारी हो रही है, तो उससे जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं हमारे हवा में, वायु में, उसका इम्पैक्ट आगे जनरेशंस पे कितना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होता है ऐसे में. तो ऐसे में आज का जो ये टॉपिक है, इसमें हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के रूप में काम है. ये सिर्फ हमारे हक की बात नहीं है, हमारे दायित्वों की भी बात है कहीं ना कहीं. तो ऐसे में आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फोरम. Or before you start your own session proper, I'd like to introduce the panelists today. To begin with, we have amongst us Ms. Smita Harshal Salve. Ma'am is a senior legal consultant in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ma'am holds LLB and LLM degrees from Nagpur University, and she has over 18 years of experience in legal practice, arbitration, service law, and environmental law. Next, we have Mr. Subrajit Goswami ji. Mr. Subrajit Goswami ji is a program officer, Center for Science and Environment में, and he's an environmental policy researcher, and he's associated with Center for Science and Environment, New Delhi, and with the NGO Darpan, I guess. And he works on industrial pollution, air quality management, waste governance, and environmental compliance. Our third speaker is Ms. Anna P. Priya. Anna A. Priya. She's a legal Anna. Okay, Anna A. Priya, she's a legal researcher and environmental law practitioner, and she is currently an associate legal at Center for WTO. And she has held several works on issues relating to sustainability, environment, and international trade. Besides, she has also taught environmental law at Faculty of Law, University of Delhi, and she currently is pursuing PhD in law from Jindal Global Law University, and holds an LLM from NLSA IU
Bangalore, right? So with that brief introduction, the forum is open to you, ma'am. And with as per the structure of the discussion, our first speaker is Ms. Smita Salve, ma'am. So you take the charge, ma'am. Over to you. Thank you for the brief introduction, sir. First of all, at the outset, I say thanks for calling me to have words to share my experience with on behalf of Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The topic given to me is the government initiative for strengthening environmental governance and access to justice. So accordingly, I will briefly discuss about the role of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and some of the important steps taken by the ministry for strengthening the environment and conservation of the earth and access to the justice. So can I have the PPT? Bilingual, right? Yeah. Next slide. तो ये मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है कि एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हम करते हैं, कंप्लायंस मॉनिटरिंग होता है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. इस पे ब्रीफली मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे EIA नोटिफिकेशंस हैं, CRZ नोटिफिकेशंस हैं, ESZ नोटिफिकेशंस हैं, ये सारी जो सब और नोटिफिकेशंस हैं ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनती है. मंत्रालय का काम सिर्फ इन पॉलिसीज़ को बनाना नहीं है, बट ये बनाने के बाद जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और बाकी क्लियरेंसेस देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उन क्लियरेंसेस में जो कंडीशंस इम्पोज होती है वो उसका कंप्लायंस हो रहा है क्या, मॉनिटरिंग करते हैं इसके लिए. फिर जो CPCB और SPCB CTO और CTE ग्रांट करते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी उनके जो कंडीशंस इम्पोज होती है उनका भी प्रॉपरली मॉनिटरिंग होता है. फिर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मैं ये कहूँगी कि वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको हम अभी क्या नाम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें भी जो क्लियरेंसेस दिए जाते हैं, लाइक अंडर सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट क्लियरेंस कंजर्वेशन एक्ट, जो डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड होती है उसमें जो कंडीशंस दी जाती हैं उसका भी कंप्लायंस ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका भी मॉनिटरिंग होता है एट द स्टेट लेवल. जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी जो NBWL क्लियरेंसेस दिए जाते हैं उसमें जो भी कंडीशंस हैं वो भी प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं, उसका भी मॉनिटरिंग होता है. और अगर कोई वायलेशन दिखा तो उसमें भी उन प्रॉपर एक्शन लिया जाता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत. क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट पॉलिसीज़ मिनिस्ट्री इशूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो ये सब काम करने के लिए जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस है वो क्या क्या है, वो ये है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जैसे मैंने अभी बताया कि EIA नोटिफिकेशन 2006 बना हुआ है, CRZ नोटिफिकेशंस हैं और आपके ESZ नोटिफिकेशंस हैं. CRZ नोटिफिकेशंस वो होते हैं, सपोज़ कोई प्रोजेक्ट अगर इंडस्ट्री अगर कोस्टल एरिया में उसका इस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए जो रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है वही कर सकते हैं, लेकिन फर्दर पहले उसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि प्रॉपर वो इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए पर्टिकुलर वो जगह फिट है या नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिजेक्शन हो जाता है और फिर आगे भी क्लियरेंसेस में उनको प्रॉब्लम आती है. अकॉर्डिंगली अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये तो सिर्फ मैंने EC और CRZ की बात बताई, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है या फिर ESZ जो इको सेंसिटिव जोन है उसके अगर पास में है तो उनके भी अलग अलग क्लियरेंसेस होते हैं. सो मोटा मोटी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लगता है, CRZ क्लियरेंस लगता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस लगता है, और जहाँ पे ये क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे CPCB और SPCB से CTO और CT लेने पड़ते हैं अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट.
दूसरा जो मैंने अभी बताया वो कवर करता है जो सीपीसीबी और एसपीसीबी है, वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। इनका काम सिर्फ सीटीओ और सीटीए ग्रांट करना नहीं है, बट इसका मॉनिटरिंग भी करना है। कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया सीआरजेड नोटिफिकेशंस हैं, 1991 का नोटिफिकेशन है जिसमें अभी सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही है। 2011 का नोटिफिकेशन है और 2019 का नोटिफिकेशन है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो अभी जिसका नाम है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, जो अभी 2023 में अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जिसमें एक केस भी हुआ था लफार्ज नाम का, जिसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 लेना होता है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है और उसके बाद स्टेज 2 क्लियरेंस मिलता है। उसके पहले कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोनेंट उस फॉरेस्ट एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। फिर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी से भी क्लियरेंसेस लेना पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली क्लियरेंस नहीं देता, बट वो एक स्टडी करता है कि द पर्टिकुलर एरिया इज़ सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट। वहाँ पे कोई ऐसी स्पीसीज़ नहीं है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश करने से, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से वैनिश हो जाएगी। तो वो एक फैक्टर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, मंत्रालय के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी डिवीजन है वो ये चेक करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत NBWL दिए जाते हैं, उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी है एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल ऑल्सो। नेक्स्ट, फिर ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अब ये सारे क्लियरेंसेस की तो मैंने बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनके अंदर अंडर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है और अथॉरिटीज़ है। लाइक MOFCC का मेन काम है फॉर्मुलेशन करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, रेगुलेट करना इंडस्ट्रीज़ को, कंप्लायंस या मॉनिटरिंग करना, कंजर्वेशन करना। उसके बाद जहाँ पे पोल्यूशन की बात आती है उसके लिए CPCB और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। उनका मेन काम है CTO और CTE देना, उसके अलावा मॉनिटरिंग करना जो कंडीशंस इम्पोज हुए थे। उसके बाद SIA दैट इज स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और SEAC स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट कमिटी, ये जो होते हैं ये दो अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेट लेवल पर है, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। उनका मेजर काम है कि जो कैटेगरी B प्रोजेक्ट होते हैं जिनका इम्पैक्ट कम पड़ता है एनवायरनमेंट पे, ऐसी कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स के लिए SIA एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देते हैं, एज वेल एज उसका कंप्लायंस और मॉनिटरिंग भी देखते हैं। नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट लेवल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी NCZMA एंड SCZMA, ये अथॉरिटीज़ बनी है CRZ नोटिफिकेशंस के तहत, जो कि CRZ क्लियरेंसेस ग्रांट करती है और उसका कंप्लायंस मॉनिटरिंग भी देखती हैं। FAC दैट इज़ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ये जो कमेटी है ये जैसे कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए पहले कमेटी बनी है SIA एंड SEAC, ये सिमिलर लेवल पर है, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से पहले उसका एग्जामिनेशन करते हैं दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज़ फिट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री और नॉट। वहाँ की जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी कंडीशंस वो इम्पोज करते हैं और अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री फॉरेस्ट क्लियरेंस ग्रांट करती है। उसके बाद एक और अथॉरिटी है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि टाइगर हैबिटेट्स को और कंजर्वेशन देखती हैं और उनको पर्टिकुलर एरिया को NTCA नेशनल टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर करती हैं। NBWL के जैसे मैंने बताया था, उनका सिर्फ काम ये नहीं है कि क्लियरेंसेस देना, बट उसका कंप्लायंस और मॉनिटरिंग भी देखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, ये भी उनका काम है। NBA और SBB दैट इज़ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल पर भी है, जो जिनका काम है कि जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है उसको डिक्लेयर करना, जो स्टेट के प्रपोजल के बाद उसको डिक्लेयर करते हैं। इसके साथ साथ उनका एक और काम है ABS रूल्स बनाना। ABS वो है जैसे कि कोई, जैसे मैंने बताया था,
जैसे कि मैंने बताया था कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, सपोज़ ऐसी कोई चीज़ नेशनल जो रिसोर्सेज है, अगर कोई कमर्शियल यूज़ के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो उससे जो बेनिफिट्स निकलता है वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ शेयर करना, ये ABS रूल्स के प्रोविजंस हैं, जो कि NBA उसको डील करता है। और एज वेल एज जो कोई प्रोजेक्ट होता है उसका बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट भी वो लोग देखते हैं। इसके अलावा इन सब में जो कोई डिस्प्यूट होगा तो नेचुरली वो जाएगा एक एक्सपर्ट ट्राइब्यूनल, जो कि NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिनका काम सिर्फ एडजुडिकेशन नहीं है बट कॉम्पनसेशन और रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Next slide. Just actually environment is such a vast subject. Okay. So जो मेन टॉपिक है अभी उस पे मैं अभी बात करूंगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है फॉर स्ट्रेंथनिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड एक्सेस टू जस्टिस। राइट चेंज हो गया। सो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिए है? 2018 में परिवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं और दिए भी जाते हैं। NGT तो आप जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल एडजुडिकेशन प्रोसेस इन्होंने बनाया है। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 के EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल NCAP जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए NCAP का प्रोविज़न बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज़ कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है, जो रामसर साइट्स होती हैं उनको मैनेज करना, उनको डिक्लेयर करना। एंड EAZ नोटिफिकेशन, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड EAZ एरिया डिक्लेयर करना, ये मेन अथॉरिटीज़ है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं। स्टेट लेवल पे सिया करती है एंड CPCB भी, SPCB भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रिस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला NGT में जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा लिटरेसी, जो हमारा टॉपिक भी है कि लोगों को एक जानकारी देना कि आपके हक क्या है और आप किसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली NGT में अप्रोच कर सकते हैं।
इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुओमोटो कॉग्निजेंस लेने का मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। के अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 16। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हैं उनको हम नहीं ये कर सकते, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोग फाइल कर सकते हैं। ये दोनों जो अथॉरिटीज़ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन, रिस्टोरेशन और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं। इसके अलावा सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं जैसे कि सीपीसी भी है, एसपीसी भी है, सिया को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एक्शन लेते हैं मॉनिटरिंग एंड कॉम्पनसेशन का लगाने का। थैंक यू। Thank you, ma'am. That was indeed quite enlightening. हमें ये पता चला कि मंत्रालय जो है सिर्फ पॉलिसीज़ ही नहीं बनाते हैं, बस उसकी मॉनिटरिंग का, उसका प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए क्या क्या फोरम्स बना रखे हैं, कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बना रखे हैं, और रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स भी रेगुलरली मंत्रालय को मिलते रहते हैं। तो इसके अलावा जो लीगल रेमेडीज़ लोगों को अवेलेबल है, चाहे वो PIL के माध्यम से हो या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि सुओमोटो कॉग्निजेंस भी लेता है, ऐसा आप बता रहे हैं, उसके अलावा लोग डायरेक्टली कंप्लेन भी कर सकते हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं स्टेट लेवल पे, या सीधे मंत्रालय को भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो सुब्रजीत जी डील करेंगे, जिसमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लीगल रेमेडीज़। तो ये प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है मैडम ने, तो सर अब इसको आप कम्युनिटीज़ को कैसे मदद मिलती है, कहाँ वो जाएंगे अपने हक के लिए अगर उसको लगता है कि उनका एनवायरमेंटल राइट्स जो है वो अफेक्ट हो रहा है, और तो इस पर आप प्रकाश डालेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इस बड़े मंच पे हमें बोलने देने का मौका देने के लिए। मैं सुब्रजीत गोस्वामी प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में काम करता हूँ। ये एक एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग काफ़ी सारा एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे बात करते हैं। इसके साथ साथ जो आज का हमें टॉपिक दिया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड starts with a very huge word called environmental justice at the grassroots, and it's talk about community participation, access to legal remedies. पहले बात ये हमारा है कि एक कम्युनिटी जब कोई प्रॉब्लम से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब एयर क्वालिटी हो या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है, एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब इन्वायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीक़े से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है। अब कोई गाँव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं है। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपरमार्केट। तो ये जो ग्रासरूट कम्युनिटी है, लीगल रेमेडीज़ का ज़रूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैम ने जैसे बताई, इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमेडीज़ मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो लीगल पॉलिसीज़ को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन के लिए किस किस इशूज़ पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके चलते मैं 3 चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैम थोड़ा बात
किए हैं, उस पर ओवरऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात किए हैं। उसके साथ हम एक CRZ नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे CRZ एक केस कैसे NGT का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि एक कम्युनिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इशूज़ पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वी हैव। तो पहले हम शुरू करते हैं EIA नोटिफिकेशन के बारे में। EIA नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है। दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज like it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea, that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment? That need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation, and as ma'am already mentioned. Now as a group of a community, how they can participate in that area. So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो लोकल न्यूज़ मीडिया हो, उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो नेशनल मीडिया हो, सारे उसका जो लोकल लैंग्वेज है उस पे वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है। एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारा एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए, उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीके से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया हो। उसके बाद ये जो प्रोविज़न है, ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज़ है उन पे बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं जब जितना दिन काम किया हूँ, एक एनवायरमेंटल लॉ फर्म के साथ काफ़ी दिन जुड़े रहने का मौका मिले है, जिस पे एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं, जिस पे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है, वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव, एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे हैं। तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है, उन पे उतना रेमेडीज़ नहीं मिले, तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकर्स ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है, एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पे वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है, उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है। एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लिटिगेशन बनाए। उस पे कोर्ट ने सीधा ये दिया है कि ये
होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है। यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। तीसरा हम लोग एक चीज़ बात करना चाहेंगे, दिल्ली ये ईस्टर्न इंडिया का सुंदरबन दूर कोस्टल जोन का है। अभी हम लोग ये दिल्ली का बात करें, दिल्ली NCR रीजन पे एयर पोल्यूशन का बातें हर विंटर पे हमारे पास आते रहते हैं। सर ने भी ऐसे मेंशन किया है, राइट टू लाइफ के तहत हमारा राइट टू एनवायरनमेंट भी इसके बड़े इम्पोर्टेंट तहत है। इस पे हम bad quality of air is problematic for public health. This is a established truth. यहाँ पे there are multiple remedies, there are multiple discussions. सुप्रीम कोर्ट का multiple judgments हैं, काफ़ी चर्चा में आजकल है। इस पे हमारा जो मल्टीपल जजमेंट्स है जिस पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग फ्यूल ट्रांजिशन के तहत कैसे हम लोग बहुत सारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेस भी बचाया जा सकता है और एयर पोल्यूशन पे कम से कम भागी ले सके। इसके अंडर CAQM जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उनका डायरेक्टिव आया कि हमारा NCR रीजन पे देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ अप्रूव्ड फ्यूल, कौन कौन सा फ्यूल इंडस्ट्री यूज़ कर सकता है। तो हम लोग एक छोटा स्टडी हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लास्ट टू लास्ट मंथ एंड 2 साल से हम लोग किए हैं, ये देखने के लिए ये जो CAQM का ऑर्डर है, ये अप्रूव्ड फ्यूल ये कितना फॉलो हो रहा है ब्रिक सेक्टर पे। ये जो ब्रिक सेक्टर पे देखने के लिए जब हम लोग गए हैं, देखे कि 70% जितना दूर हमारा जा रहा है, जितना इंटीरियर पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे उतना कंप्लायंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम लोग रिपोर्ट का नाम रखे हैं रूल्स विदाउट रीच, जो रूल्स पहुँच नहीं पा रहा है दूर तक। पर इसके बाद हम लोग उसको मीडिया के तहत हम लोग आगे जहाँ इसको बात किए हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट दिन CAQM came up with a very interesting directive saying that they will intensify the inspection to check whether there is unauthorized fuel are using or not. So we are very simple people working on policy. If we can do a simple engagement with this sort of compliance check and let the government know that this is not happening, then government takes proactive action on that. So these all are the way we can participate in this way, and this is the legal remedies we can get through. So finally, what I would just conclude with my discussion is like environmental is, we read in class 8 book that environmental is everything around us. It impacts most the public, everyone. And what is needed is that when we talk about environmental justice, we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high IOs in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there. Thank you so much. This is all my submission. सुब्रजीत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक NGO का जो सजग हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, क्योंकि हर जगह सरकार तो पहुंच नहीं सकती और लोगों के ईयर्स एंड आइज़ का काम आप लोग करते हैं, तो ग्राउंड पे जो हो रहा है आपकी जो ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं हैं, जो एक्चुअली लोगों को, चाहे वो कोस्टल जोन हो, चाहे फॉरेस्ट में हो, चाहे डेजर्ट बेंग्स हो, चाहे फॉरेस्ट जो माउंटेन्स में रहने वाले हैं, कहीं भी हैं, तो लोगों के जो राइट्स हैं, हर एक आदमी जैसे आप बता रहे हैं कोर्ट तक पहुँच, कोर्ट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, पीपल शडर एट द वेरी मेंशन ऑफ कोर्ट एंड पुलिस. सो आई मीन फॉर आम जनता के लिए जो है, एक आम इंसान के लिए कोई लोकल रेमेडी हो जो उनके खुद के पंचायत लेवल पे सॉल्व हो जाए, या वो जाना चाहेंगे, अपने कम्युनिटी लीडर्स तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे कि उनको अपने जो
जैसे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल बेल्ट्स में जहाँ पे उनके खुद के काउंसिल्स हैं जो वहीं से लोकल समस्याओं का लोकल समाधान ढूंढते हैं, तो ऐसे समाधानों में ही लोगों को अपनी, तो मतलब हर एक मुद्दा जो है कोर्ट में ऐसे ही पेंडेंसी इज़ अ बिग बज़वर्ड, तो ये भी एक लॉज दे आल्सो ऐड टू द पेंडेंसी इफ आई से यू नो बी ट्राइब्यूनल्स या कहीं भी। तो ऐसे में आप लोग का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे कि आप क्रिएटिव वे में, जैसे लोकल मीडिया में उनकी अपने भाषा में, बोलचाल की भाषा में ही वो न्यूज़ कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके बारे में उनको जानकारी प्रदान करना, उस पर बहस छेड़ना, ताकि जिनकी जीविकोपार्जन या जीविका उससे अफेक्ट होगी वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उनको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, उनके क्या एवेन्यूज़ खुलेंगे फ्यूचर में, क्या आयाम हैं उस प्रोजेक्ट के। तो काफ़ी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो ग्राउंड में काम करता है, हर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर तरह की आए हैं जो अपना काम करते हैं। ऐसे में आई थिंक आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GIS टूल के मैपिंग से भी आपने टेक्नोलॉजी का भी इसमें समीकरण किया है, तो ऐसे में आई थिंक आपका रोल बहुत अच्छा है। और इस तरह से ही हम अपने तीसरे एक्सपर्ट से सुनना चाहेंगे कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनवायरनमेंट जो है कैसे जिस ज्यूरिस्प्रूडेंस जो एज अ बज़वर्ड हाउ इट हैज़ इवॉल्व लीगली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैं पढ़ रहा था, कल किसी ने मुझे एक आर्टिकल दिया इसमें कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल 1 जो है उसका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल 1 बहुत कुछ बोलता है, बहुत ही उसके बारे में मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सी जनता यहाँ पे शायद इसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनवायरनमेंट को एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से हटा के उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कोड भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रही है कि एनवायरनमेंट अपने आप में, वो ग्लेशियर हो या नदी हो या पेड़ हो, उसके अपने खुद के हक हैं, बिकॉज वो प्रकृति का एक हिस्सा, वो भी एक जीवंत है। गंगा एक नदी है लेकिन नदी के भी अपने कुछ हक हैं। तो आई थिंक दैट इवोल्यूशन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट डिस्कशन इटसेल्फ इज अ बिग इवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक दैट स्टार्ट्स विद स्टॉकहोम सिंड्रोम, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। सो आई वुड लाइक यू टू थ्रो लाइट ऑन हाउ दिस होल डिस्कोर्स स्टार्टेड ऑन environment, how it has become the center। हम हमेशा इंसानों के राइट्स की बात करें, लेकिन अभी नेचर का खुद का अपना हक है, इंसान से पहले उनका इंट्रिंसिक राइट्स भी कुछ हैं, तो उसके बारे में जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँच गया है, तो उस पर आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो आई थिंक। Thank you, sir. Good afternoon to all the officers of Department of Justice, Ministry of Law and Justice, my fellow panelists and everyone in the audience. मेरा टॉपिक इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एवोल्यूशन है एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे ये भी देखना है कि क्या आजकल के इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं इन इन्वायरमेंटल लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस। सो आई विल जस्ट बिगिन विथ माय प्रेजेंटेशन। आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। सो ये प्रेजेंटेशन बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में रखा है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमारे रूल बुक हैं, जैसे मैम ने भी कुछ बताया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, कुछ रूल के प्रोविजंस। दूसरा पार्ट है जो जुडिशरी ने डेवलप किया है थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, क्योंकि इन इंडिया में लॉ एक तरफ है विच विल बी मे बी 5 or 6 लॉज, एंड व्हेन वी लुक एट डिसीजंस द 80% ऑफ आर इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो कोर्ट्स ने डेवलप किया है, मेनली सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड पार्ट इस प्रेजेंटेशन का होगा कि व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस इन इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया एंड ग्लोबली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पेक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म environmental protection, ecological conservation, ये सारे terms नहीं थे उसमें। But other school of thought on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन विल सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. सर ने ऑलरेडी समराइज कर दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशन्ड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न of the Indian government as well as the Indian constitution. And few more provisions जो कि usually छूट जाता है लोगों के notice से, क्योंकि 48A and 51AG are the most important ones. But if you look at the provisions relating to local government, which is municipal corporations, उसमें भी explicitly functions में उनके mentioned होता है. If you look at part 9A of the constitution which talks about municipal corporation, local government generally, कि you have to make a draft development plan for ecological conservation and environmental protection. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. नेक्स्ट स्लाइड. और जैसे कि सर ने अभी जस्ट ही बताया कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद एक पूरी वेव आई इंडिया में डोमेस्टिक लेजिस्लेशन की, एंड मेनी पीपल से कि ग्लोबल कॉन्शियसनेस, ग्लोबल एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में इंडिया की एंट्री हुई आफ्टर 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. ऑल्दो आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्री विद दिस, क्योंकि इंडियन indigenous jurisprudence of India, I think back in the Vedic times itself, if you look at in a theological sense, back then also there has been very vivid details of how ecology has been important and how natural resources like solar energy, wind, animals, even soil have certain inherent importance. In and fact, हमारा जो इंडियन वैदिक कल्चर है पूरा, मतलब देवी देवताओं की मूर्तियां तो बाद में है, पहले तो नेचर की पूजा करते हैं. Exactly. So we are rooted in actually nature. की पूजा, चंद्र की पूजा करते हैं. ये छठ का जो छठ का महापर्व है पूरा, I mean it's nothing but dedicated to the sun. Yes. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे जूरिस्प्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट intrinsically Indian jurisprudence always had it always had given importance to environmental preservation. So if we can see 1972 में conference हुआ, उसके बाद 1974 में water act आया, 1980 में forest conservation act, 1981 में air prevention and control of pollution act, and finally 1986 में environmental protection act, which is more of an umbrella act जिसमें सारा environment की सारी चीजें cover होती हैं, but that came after the Bhopal gas tragedy specifically. So all of these acts have already been explained by ma'am कि किसमें CPCB जो state pollution board और central pollution boards जो होते हैं जो water और air act के अंडर काम करते हैं, and EIA notifications जो कि environmental protection act के अंडर से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites, and basal conventions जो wetlands की बात करता है. तो also we know sir also mentioned article 253 जो international commitments को domestic law में incorporate करने की power है हमारे parliament के पास. तो after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. Next slide. So this is jurisprudence में when we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right based manner कि कितने तरीके के rights हैं. Environment law कहाँ से आ सकता है, like right to a clean environment कहाँ से emanate करता है. Like sir mentioned, there are certain customary and community based rights also which forest dwellers and many indigenous communities have. That is also recognized by our legal system. Then again common law which is developed by the courts generally, statutes and subordinate legislation including the constitution as well as environmental protection acts which I just mentioned, and human rights which we adopt from international commitments, but then again we adopt it into अपने domestic laws में भी हम उसको adopt कर लेते हैं. इसमें अब जो दो main चीजें बची, constitutional rights outside fundamental rights chapter and fundamental rights, तो ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे in our second part. Next slide please. So ये constitutional rights और fundamental rights, क्योंकि like I mentioned in the very beginning, उसमें mention नहीं था constitution में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे develop हुआ through amendments, but उसमें Supreme Court का
पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स कि इफ वी टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस वाज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के. वहां पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था. तो पहले इंस्टेंस पे तो कोर्ट ने बोला कि आपको करना पड़ेगा, न्यूजेंस रिमूव करना पड़ेगा. बट ऑन अपील देन द हायर कोर्ट, आई मीन district level court said that that they set aside all the orders that were passed by the lower level magistrate. Then this matter went to the Supreme Court, and this is a very landmark opinion which was authored by Justice V.R. Krishna Iyer, where the court said that a state cannot use a lack of funds to take away citizens basic right to a decent environment. So this was, यहाँ पे कुछ fundamental right की बात नहीं हुई, कोई article की बात नहीं हुई, generally CRPC को use किया गया, but this was the first starting point जहाँ पे as a matter of right court ने clean environment और any aspect of clean environment के बारे में बात की. Next. और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर, तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड. तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी. उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है. बट बाय मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया. तो इवन इफ any person who is representing a community or a group of people who are affected, even when they do not have a direct stake in the outcome, even they can go to court. तो पहला एस्पेक्ट तो ये था. दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम, स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी. कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई. थर्ड वाज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने लग गई, विच मैम ऑल्सो मेंशन. नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि जैसे सर ऑल्सो मेंशन, देयर इज सर्टेन साइंटिफिक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज विच इज एक्सपेक्टेड. तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए. बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजन्ड रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस मॉनिटरी कंपेंसेशन, इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज. एंड लास्टली वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज डेवलप्ड वॉज द रिट ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस. तो उसमें कोर्ट ने भले ही ऑर्डर दे दिया, जैसे एक इंपॉर्टेंट केस है टीएन गोदावर्मन का, वो 2002 से अभी तक चला आ रहा है. अभी भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे देखेंगे तो शायद लास्ट मंथ भी उसके ऑर्डर आए होंगे. हाँ, द ओरिजिनल केस इज फ्रॉम 1985 एंड इट हैज बीन ऑनगोइंग. Yes, and even last month or last week, if you see, there are orders passed as a result of this case. तो कोर्ट ने jurisdiction अपने पास रखी कि even after we pass the order, we will keep continuously monitoring it. So all these 5 and 6 approaches that I have mentioned, इससे access to justice बहुत ज़्यादा खुल गया कोर्ट के पास. जैसे कि काफ़ी हद तक जो लोग खुद से कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे उनको भी रेमेडी मिलने लग गई, और रेमेडी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हो गए, जैसे मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन. तो ये एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन था इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो.
तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में I will be a little brief. आर्टिकल 21 में there were few cases, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि there is a right to live in an healthy environment। वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी, तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि there is a right to live in a healthy environment, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के 2-3 केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, होलसम एनवायरनमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो to the High Court or the Supreme Court. And you must have heard the name of MC Mehta. He was a big time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं। जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं। जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, what MC Mehta did is he filed petitions in court using article 32 जिससे उनको actual remedy मिले, क्योंकि जब एक where there is a right there is a remedy. So now the court has established a right under article 21, so there is a remedy as well involved. So for example, I have given the example of 2 cases, Ganga pollution case and the oleum gas leak case. So just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga river, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So this now right has taken in the form of a remedy as well. Next. यस एंड दीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था PIL के स्लाइड में कि ये इतनी सारी 5-6 तरह से अब कोर्ट ने इन्वेंट किए रेमेडीज, तो ये 3 केसेस उसका एग्जाम्पल है एक तरह से। जैसे वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम के केस में कोर्ट ने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल प्रिंसिपल, जैसे सर बता रहे थे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो पहले ये इंटरनेशनल लेवल पे था, नाउ इट हैज बीन adopted into India's domestic legislation as well. Secondly, Indian Council for Enviro Legal Action, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को। एंड द TN गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडेमस इशू किया, जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए। And from doctrine to regulation, talking about, so now all of these were in the form of doctrines कि ये क्या करना चाहिए, कहाँ किस हद तक हमारे पास right है। There are certain cases in which court has taken up the doctrine and converted it into sort of a regulation law, which is also, some people call it judicial activism, because law making is the task of the parliament, but in certain cases when the court felt it was very very important, the court took up the task of sort of creating a regulation also. For instance, in the case of MC Mehta versus Kamal Nath, court ने बोला कि कोई भी environmental resource cannot be privately owned by someone. It is held in trust by the state for the public of the country. तो यहाँ पे trustee और beneficiary का relationship establish कर दिया कोर्ट ने, जहाँ पे state has a duty of care कि उनको environmental resources protect करने हैं for the citizens of the country. And all these 3 decades of judicial creativity and advanced interpretation which the Supreme Court and the High Courts have done eventually led to the institutionalization of a specialized tribunal, judicial tribunal, which is the National Green Tribunal. It was established as a part of National Green Tribunal Act in 2010, and इसके पहले इसके पीछे भी काफी सारे जजमेंट्स में आप देखेंगे कि बात हुई है कि there needs to be a separate tribunal जहाँ पे सिर्फ environmental के matters सुने जाएं। Law Commission reports भी हैं जिसमें specifically NGT, not exactly in these terms, but ऐसा बोला गया है कि there is a need, there is a big need, because environmental litigation in India is huge and the Supreme Court and the High Courts keep getting burdened, so there is a need for a specialized tribunal. Now this is just a recap जो अभी मैंने बताया कि रतलाम से स्टार्ट करते करते इवेंचुअली 2024 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अब हमारे पास अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो दिस इज जस्ट अ रिकैप.
Now the third part of the presentation where we look at challenges. So I would say now environmental challenges have evolved way beyond the fact that we should not throw garbage on the street or we should not burn crackers outside, all of that. Now we have a bigger challenge to deal with, which is the challenge of climate change. Like sir was also mentioning, it is not anymore a national thing, it has become a global phenomenon, because climate, if in our neighboring country there is some sort of big time pollution, it is obviously going to affect us. There is no borders when it comes to environmental pollution, and accordingly now we have to deal with the bigger issue of climate change. So since I am talking about jurisprudence, ये भी मैं दो cases के form में बता देती हूँ. जैसे कि एक case है MG Ranjit Singh versus Union of India, and there is another case of gene mutation versus Union of India. तो इन दोनों में there is a direct conflict between developmental goals and environmental रेमेडीज. तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर केस जिसमें लास्ट इन 2024 द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दैट नाउ वी हैव अ राइट against the adverse effect of climate change also, not just free environment, free clean air, water, we also have a right against adverse effects of climate change. तो this also is now a fundamental right under Article 21. But ये case था Great Indian Bustard से related, which is a species which is rapidly becoming extinct. But the case was that when the authorities are putting up renewable energy transmission lines, which are usually overhead, that was affecting the population of the Great Indian Bustard. So now at one hand renewable energy is also important, because eventually that will also take us away from coal, natural gas and those sorts of energy resources which create pollution, and at the same time you also have to protect an extinct bird. So by giving this observation, after giving this observation that we have a right against climate change, the court said eventually try to strike a balance between conserving the bird as well as retaining the efforts that were being taken for renewable energy production. And the second case which I mentioned was Gene Campaign versus Union of India. ये भी same year का case है. इसमें gene mutation से related कुछ approvals थे जिससे related ये case था. But इस case में Justice B.V. नागरत्ना ने बोला कि there is a right of intergenerational equity. मतलब अगर आप कभी कोई अभी step ले रहे हो और बाद में पता चला कि आगे की generations का right to environment और health affect हो रहा है, वैसे भी कोई step आप नहीं ले सकते. But even if you see here, यहाँ पे genetic mutation of mustard hybrid की बात हो रही थी, तो that was also to secure food security for the future generations. So here also there are two competing claims and both claims have merit. But then now one of these challenges is to balance, how to balance the environmental challenge and how to also not leave developmental initiatives far behind. Next slide. And coming to, just to briefly talk about the other small challenges that we have. So one is the backlog of cases. So despite the inauguration of NGT, even then environmental litigation just keeps on increasing, and there is a certain backlog of cases in different judicial forums. So that is one of the challenges. Second is the legal development. Like ma'am mentioned, there have been many legal developments in 2023 and 2024 under the Jan Vishwas Act most likely. So these amendments also lead to increased litigation, and sometimes there is sort of a confusion at the level of the implementing authorities, because the law is also a very dynamic phenomenon. So that also poses a challenge. And lastly, on institutional capacity. So be it central, state or private level institutions, all these institutions face certain resource based challenges. So financial constraints as well as staffing issues. And going to the concluding slide. So all I could say is, while talking about jurisprudence, is the judiciary has given a very well lit path. Now it is up to the institutions, the governments and the civil society to walk on that path and eventually lead to a cleaner and a better environment for all. Thank you. Yeah. Anna, such a great research, but because this is a legal awareness on rights and remedies on environment, I just would like to add in an MC Mehta case, as just you have mentioned, that is a continuous mandamus. There were 4 cases lodged by Mr. MC Mehta
under the environment scenario. So all these 4 cases has now been disposed of by the Honorable Supreme Court, but it is not that Supreme Court is not going to take initiative for the environment. Suo motu cognizance were taken in each of these cases. Around 4 to 5 cases have been now registered in each of these cases. For example, hazardous substance management rules से related है, दिल्ली के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर भी अलग से केस बनाया गया हुआ है, ट्री फेलिंग पर भी उन्होंने अलग सुओ मोटो केस दिया है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ पर भी है. ऐसे और 6-7 मुझे पूरे नाम नहीं याद आ रहे, बट ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो की तरह रजिस्टर किए हुए हैं, जो कि अभी कुछ ही दिनों में बोर्ड पर आफ्टर वेकेशन लग जाएंगे. तो ये मैं बस उसमें ऐड करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अन्ना. आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे कोर्ट की जुडिशल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जुडिशल एक्टिविज्म अगर मैं बोलूं, जहाँ पे कि इन्होंने कई सारे चैनल्स खोजे पब्लिक के लिए ताकि वो इजीली कोर्ट तक पहुंच सके अगर उनकी सुनवाई, चाहे वो PIL हो, चाहे रिट्स हो, चाहे सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात कर रही हैं या एमिकस क्यूरे या एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने की बात कह रहे हैं. उसके बाद आपने फिर वाइडनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाइक आर्टिकल 19 एंड 21 की बात कही. उसके अलावा फिर आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जैसे MC मेहता का केस है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अपने कंपटीशन के दौरान भी पढ़ते आ रहे हैं और आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी पहले थी. और उसके अलावा जो चैलेंजेस की आपने बात की कि जैसे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा बन गया, अब ये घर घर पे सीमित नहीं है या किसी स्टेट या उसका मुद्दा नहीं है. दीज आर बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में एक दूसरे से हाथ मिल के मुद्दे, चाहे वो किसी भी कंट्री में, चाहे वो कोई डैम बन रहा है, कोई नदी है, नदियों के कोई बॉर्डर नहीं होती. दे स्टार्ट इन सम अदर कंट्री, दे एंड अप इन सम अदर कंट्री. तो कहीं डैम बन रहा है लेकिन उसके जो राइपेरियन स्टेट्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है नीचे. हमारे देश में कई ऐसे मूवमेंट, जैसे चिक्कू मूवमेंट चला था किसी ज़माने में, वेरी फेमस इन उत्तराखंड. वे यूज्ड टू रीड, जब टेहरी डैम बना था उस समय भी कितना इश्यूज उठा था. उसके बाद फिर आपका ये बिश्नोई कम्युनिटी जो ब्लैक बग केस है फेमस, हु चिंकाराज को लेके. सो देर आर पीपल इन दिस कंट्री हु आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे हैव फोरम्स टू एंड टू रीच आउट टू पीपल. With that, I think it's a very fruitful discussion and now the forum is open for questions. कुछ 3 questions मुझे ऑनलाइन आए हैं, पहले मैं उनको लेना चाहूँगा और आपने से कोई भी अपने हिसाब जो भी कंफर्टेबल हो they can just answer it on उसके बाद मैं यहाँ जो फिजिकली प्रेजेंट हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने क्वेश्चंस पूछें. एक किसी ने पूछा है कि what are some actions which individuals can take to reduce their environmental impact? What actions individuals can take to reduce their environmental impact? एक ये क्वेश्चन है. दूसरा है, how can ordinary citizens report environmental pollution or violations? तीसरा है, what penalties are imposed on those who violate environmental regulations? ये 3 simple questions. अब मैं देना चाहूँगी, क्या मैं एक बार समझ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपने PPT के टाइम पर कि इन्होंने सवाल पूछा है व्हाट आर सम एक्शंस इंडिविजुअल्स कैन टेक टू रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, उनको अगर अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करना है तो जो कंडीशंस इम्पोज की जाती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस में, फॉरेस्ट क्लियरेंस में, तो उस कंडीशंस का प्रॉपरली कंप्लायंस करें, क्योंकि वो कंडीशंस इस तरह से स्टडी करके लगाई गई है कि कहीं पे किसी नदी का पोल्यूशन ना हो, किसी सॉइल का पोल्यूशन ना हो, किसी सॉइल का पोल्यूशन ना हो, एयर का पोल्यूशन ना हो, और कहीं ट्री फेलिंग हो रहे हो तो फिर एफॉरेस्टेशन करें. इस कंडीशंस जो है वो वाइड कंडीशंस है जिसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें तो उसका इम्पैक्ट ना कम हो जाएगा. जहां तक की बात इंडस्ट्री की नहीं है, इंडिविजुअल्स की है, तो नेचुरली उसके लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने CPCB को मिलके, जिसमें ये वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में वगैरह भी बोला गया है कि आप जो गीला कचरा है या सूखा कचरा है उसको प्रॉपरली फॉलो करें. उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी उसको प्रॉपरली फॉलो कर रही हैं. लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का नहीं है. जैसा कि आना ने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, तो हमारी खुद की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो रूल्स बनाए गए हैं उसका प्रॉपरली फॉलो किया जाए, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे ना रहे.
सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑर्डिनरी सिटीजन्स रिपोर्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और वायलेशंस? तो अभी इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में थोड़े से चेंजेस आए हैं. तो आफ्टर द जन विश्वास एक्ट देयर हैव बीन मेनी डीक्रिमिनलाइजेशंस ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोविजंस. तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी इन्वायरमेंटल मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इरेज हो गया है, बट बहुत सारे लेजिस्लेशन में ऐसा हुआ है कि नाउ इट इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस. मतलब आपको ऐसे पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी या जेल नहीं जाना पड़ेगा, फाइन के फॉर्म में या फिर किसी कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में आपको देना है. बट जनरली स्पीकिंग कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज नॉट समथिंग which is not a problem which can anyway be solved by sending people to jail or imposing some sort of criminal liability. Here, like ma'am mentioned, there are certain initiatives which we can take, and we can also promote others to take. Like in addition to what ma'am mentioned, we can, as far as possible, I think there are two things which come to mind. One is that we should stop, as far as possible, we should start taking public transport for people for whom it is possible. That in a country like Delhi, where we face a lot of pollution as well as we face a lot of traffic jams, that could be one of the steps. And the second step would be stop burning garbage outside, reduce the burning of crackers, and general directions which are given by the Supreme Court for the general citizens. So agar yehi follow ho jayega, to there will be a lot of reduction in environmental pollution. But generally also, if you see a very huge level of environmental damage, like sir mentioned कि कहीं कहीं पे clearly कुछ protected areas हैं जहाँ पर जिसको use, जहाँ पे protected areas जहाँ पे they are felling trees and creating new developmental structures, so that eventually has to be taken up either at the level of the ministry or at the level of the court. वर्ड का जवाब भी मोर और लेस सिमिलर ही है. व्हाट पेनाल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन दोज हु वायलेट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस? सो पेनाल्टी तो नहीं है. अभी जो है जन विश्वास एक्ट के बाद जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें से जो प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट है वो हटाया गया था फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्पस से. अकॉर्डिंगली वाटर एक्ट और एयर एक्ट जो है उसमें से भी ये पीनल प्रोविजंस हटा के अभी सिर्फ कॉम्पनसेशन, रिस्टोरेशन और कंपलसरी एफॉरेस्टेशन, रेस्टिट्यूशन, इस तरह के पनिशमेंट्स अभी रखे गए हैं. तो पेनल्टीज तो एज सच क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं है. मॉनेटरी कह सकते हैं आप, कॉम्पनसेशन के तहत इनको लगाया जा सकता है. With regards to how ordinary citizen can report environmental pollution or violation, so there is a interesting way to participate for ordinary citizen to understand the pollution issue, that is Right to Information Act. They can file for different information about environmental pollution. So once they get their substantial amount of pollution problems from those information, if they find, they can either go through, certainly go to judiciary, or maybe even DM level will also work in that, in the form of in a form of complaints in that way. So that's how people can engage through information to a particular complaint formation. That's the way. Anybody present here in the hall would like to ask any question? The forum is open to you also. दिल्ली में जो है डे बाय डे ग्राउंड वाटर जो है डिग्रेड होता जा रहा है. हम लोग पानी पीते हैं, बाहर से मंगाना पड़ रहा है, घर से पानी नहीं मिलता है. तो इसमें गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है इम्प्रूव करने के? अगर ऐसा ही चलता रहा मैम, आगे 20 साल बाद तो जो गरीब लोग हैं वो भी पानी पीने को नहीं पा पाएंगे. तो मैम और भी बहुत सारी समस्या उससे होती चली जाएंगी. तो क्या स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसके रिगार्डिंग ले रहा है, का रूल बना रहा है कि इसको हम इम्प्रूव कर सकें? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि CTO और CTA ये जो वाटर एक्ट में दिए थे, ये सिर्फ अप्रूवल्स नहीं है, किसी तरह के ग्रांट नहीं है. इसमें कंडीशंस दी जाती हैं कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, है ना, और उसका कंप्लायंस हो रहा है या उसका मॉनिटरिंग भी और अथॉरिटीज़ करते हैं. तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने CPCB और SPCB को दी है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ना हो. इसके लिए वो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, कंडीशंस इम्पोज की गई है. इट इज़ अप टू द सिटीजन्स, द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स टू फॉलो द रूल्स. क्योंकि रूल्स बनाना हमारा काम है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, लेकिन लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसका उपयोग इस्तेमाल सही तरीके से करें. हर गवर्नमेंट उसमें एक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है, RWA होता है, जो कि इंजीनियर के माध्यम से वो अपने इश्यूज़ को रेज करते हैं और उसके माध्यम से आप वाटर फिल्टर्स और वो वाटर
जो पानी को शुद्ध करने की मशीनें ये लगाई जाती हैं, हमारे यहाँ भी कॉलोनी में लगाई जाती हैं। तो हर तरह के हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ चैनल्स सरकार ने बना रखे हैं जहाँ पे कि आपको उस लेवल पे पहले आपको सारे रेमेडीज़ एग्जॉस्ट करने होंगे, तभी आप मंत्रालय अपने लेवल पे खुद नहीं करता, वो इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन नीचे आपके जो है सिस्टम बने हुए हैं, लेवल्स बने हुए हैं और उस लेवल पे लोकल लेवल पे लोकल सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो आपको उनको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप मतलब यू कैन कम टू दिस लेवल कि आप कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएं या ऐसे। So I think all the societies, government societies have RWAs, and we work in close association with the civil engineers and the who are looking after that area, that society, to find remedial solutions for hard water treatment और कुछ भी किसी भी तरह का pollution आ रहा है। Thank you all. I think this discussion was very informative and educative and must have helped all those who are present here and those who are online जो हमसे जुड़े हुए हैं. It must have helped in bridging the knowledge gap with the expert panels being present from academia, from ministry and from the civil society, and which has not only told us about the legal rights and legal remedies, but also has how it has become, the environment has become such a challenge nowadays that you cannot shy away from discussing it. It has become our everyday हिस्सा है हमारे lived life का. So with that discussion now I request my program manager Shri Shivam Dwivedi to propose a vote of thanks. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Respected chairperson, sir, distinguished speakers, participants and colleagues. As we come to the end of this insightful national webinar on environmental justice, legal awareness and on rights, remedies and citizen action, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to everyone who contributed to making today's program informative and enlightening. On behalf of Department of Justice, I would like to express sincere gratitude to Ms. Smita Salve ma'am, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, for her enlightening presentation on the government initiatives aimed at strengthening environmental governance and enhancing access to justice. Our special thanks to Mr. Subrajit Goswami sir, Program Officer, Center for Science and Environment, for his thoughtful discussion on community participation and access to legal remedies. We extend our sincere appreciation to Ms. Anapriya ma'am, Associate Legal, Center for WTO Studies, IAFT, for reflecting on emerging challenges and the development of environmental jurisprudence, which provided valuable perspectives on the future of environmental justice. We are grateful to our Joint Secretary Sir, Shri Suresh Kumar Sir, for his visionary opening remarks that laid the foundation for today's deliberations. Our sincere gratitude to our Director Sir, Shri Yashasvi Kumar Sir, for skillfully guiding the discussion and facilitating a meaningful exchange of ideas. We would also like to thank all the participants, including village level entrepreneurs, Nyaya Sahayaks and field functionaries of CSC, students and faculties of law schools, and viewers from across the country whose active engagement and thoughtful questions enriched the discussion. Your interest reaffirms that environmental justice is not only a legal imperative, but also a shared social responsibility. We extend our appreciation to all the officials of Access Justice Division, Disha PMU team, admin team, CSC team, NIC team and the social media team whose efforts ensured the smooth conduct of this national webinar. With these words, I once again thank all our speakers and participants for their valuable contributions and presence. हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.